हेलो दोस्तों। तो लॉ का जो पेपर है वो हर सेमेस्टर में एक नई जंग होती है, यानी उसमें एक नई जंग लड़नी पड़ती है। और आज एक ऐसी बड़ी जंग जो कि आज मैं देकर आया हूँ, जिसका हमारा पेपर है आर्बिट्रेशन, कॉन्सुलेशन, मीडिएशन, यानी जिसको हम एडीआर भी कहते हैं। तो इसका पेपर मैं दे के आ चुका हूँ। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि भैया यार हमें लॉ एग्जाम कैसे देते हैं, लॉ पेपर का जो पैटर्न आता है वो किस तरह से आता है, और एग्जाम हॉल में माहौल कैसा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मैं एग्जाम सेंटर का एक्सपीरियंस भी बताऊं, और कहीं ना कहीं जो मेरा एडीआर का पेपर है उसके उसके बारे में बताऊं कि वो एडीआर का पेपर कैसा गया है। और उसके साथ ही जो मैंने अपनी फाइल बनाई है उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताऊं कि मैंने किस तरह से ये फाइल को बनाया है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने इंक्लूड की हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे कॉलेज वालों ने बताया है कि मेरे से मिस हो गई हैं। तो इस बारे में आज इसी वीडियो में बात करते हैं। मेरी रोज़ की एग्ज़ाम कहानी सही नहीं होती है। मैं 15 मिनट पहले कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल पहुंच जाता हूँ, और उसके पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं मैं अपने जो भी है लास्ट प्रिपरेशन करने लग जाता हूँ। लास्ट प्रिपरेशन में होता है कि कुछ यूट्यूब वीडियो देखना या कुछ ऐसी चीज़ों को देख लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे हमारे काम आती है, उन चीज़ों को देख लेना। क्या पता कि कौन सी चीज़ कहाँ आ जाए। और ये हमेशा मेरे साथ होता ही है कि जब मैं लास्ट टाइम पे अपना कहीं ना कहीं पेपर को या मैं कोई भी चीज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो वो लास्ट टाइम पे कहीं ना कहीं मेरे काम आ ही जाती है। ऐसा ही इस पेपर में मेरे साथ हुआ है। मैंने कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम पे पढ़ी थी और वो पेपर में आ गई, वो लास्ट टाइम पे आ गई, और बहुत ही अच्छा पेपर गया, जिस कारण मेरा कौन सी चीज़ है जिसने मेरी इतनी हेल्प कर दी कि भाई मेरा पेपर उससे अच्छा चला गया। तो इस बारे में बात करें। वैसे एडीआर का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व, यानी जो कोर्ट के बाहर जो मामले सुलझाते हैं उनको कहीं ना कहीं हम एडीआर कहते हैं। पर इस पेपर को देख कर लगता है कि दिमाग का जो डिस्प्यूट है वो बढ़ने वाला है। चलिए फोन को काटते हैं और उसको साइलेंट करते हैं और बैग को रख देते हैं और चलते हैं एग्जाम के अंदर। महाविद्यालय में आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा के कई बड़े स्कूल के छात्र यहां परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें एलएलबी, बीकॉम सहित कई परीक्षा आयोजित की गई हैं। कि एग्जाम के अंदर क्या क्या होता है, एग्जाम किस तरह से लॉ का दिया जाता है। अगर जो मैं लॉ के एग्जाम की बात करूँ तो लॉ का एग्जाम कहीं ना कहीं आपका बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से होता है। यानी लॉ में आपको सबसे पहले तो आपकी उम्र से जो बड़े लोग होते हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी लॉ को बहुत सारे लोग के द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको देखने को मिलता है। लॉ के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े आपके चबी क्वेश्चन होते हैं, यानी अगर जो आप उसको पूरी तरह से नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो क्वेश्चनों को तो कहीं ना कहीं आपकी बैक लग जाती है। क्योंकि अगर जो आपने देखा होगा अक्सर किसी और पेपर में कैसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको बैठाया जाता है, अगर जो आप पेपर को छोड़ भी आते हो तो आपकी 45%, 35% या इस तरह से भी पास हो जाते हो। पर लॉ के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। लॉ के एग्जाम में आपको 50% ही चाहिए होते हैं। जब आप एक बार अंदर चले जाते हो तो आपके सामने रख दी जाती है 15 मिनट का टाइमिंग, यानी 15 मिनट में आपको सीट जो है वो भरनी होती है आपके नाम से, आपके रोल नंबर से, आपके एनरोलमेंट नंबर से, कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट का नाम होता है, और भी बहुत सारी डिटेल होती है जिसको 3 बार आपको फुलफिल करना होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाता है। वैसे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं वो एक बार आपकी कॉपी चेक करते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपका पेपर होता है उस पर कई बार आपके साइन कराए जाते हैं। तो इस कारण आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो झेलना पड़ता है, और उसके बाद फाइनली आपका पेपर हो जाता है। तो अगर मैं पेपर की बात करूँ तो किस तरह से आप लॉ का पेपर दे सकते हो। लॉ के पेपर में देने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉ के पेपर में आपको 50% चाहिए होते हैं, मतलब 50% आने चाहिए तो जो आपको पास होना है। तो लॉ के पेपर में आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आपको लॉन्ग में 3 क्वेश्चन दिए तो आप 2 करके आ जाओ, किसी एक क्वेश्चन को आप छोड़ दो। क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट के लिए होता है कि भाई एक एक क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि अगर जो आप एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपके कहीं ना कहीं 50% ना आने की संभावना बढ़ जाती है, जिस कारण आपकी बैक लगना निश्चित है। इस कारण आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आपकी बैक ना लगे। तो ये थी भाई कहीं ना कहीं अंदर की कहानी जो इस तरह से होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाता है। 3 घंटे का टॉर्चर कहीं ना कहीं आपका खत्म हो जाता है, हाथ बिल्कुल थक जाते हैं, और लॉ का पेपर में जितना लिखो उतना कम है मेरे हिसाब से। तो चलिए फिर चलते हैं एग्जाम पेपर पे ऐसा क्या चीज़ें आई हैं जो बहुत सही थी और जो बहुत गलत थी, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करूँ जो इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे, यानी 50 मिनट का पेपर था, और सबसे पहले क्वेश्चन आए इसमें 2 नंबर के, जो कि हमें 5 क्वेश्चन थे वो करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द नेचर ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन का नेचर क्या होता है वो बताना है। दूसरा था, व्हाट डू यू मीन बाय द लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है,
उसके बारे में आपको समझाना था कि लोक अदालत क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन इसमें डिफाइन मल्टी डोर कोर्ट हाउस। इसके बारे में खैर मुझे भी नहीं पता था और ना मैं अभी तक जान पाया हूँ कि ये क्या चीज़ है। अगर जो आपको पता है तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो। चौथा क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड, यानी जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था। फिर इसमें है व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है उसके बारे में इसमें लिखना था। अब बात कर लेते हैं भाई बी सेक्शन की। बी सेक्शन में है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व, यानी एडीआर का जो सिस्टम होता है उसके एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने थे। एक क्वेश्चन के 10 नंबर हैं और इसमें 2 क्वेश्चन करके आने थे। तो इसमें अगर जो आप इसके एडवांटेज और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते थे तो कहीं ना कहीं आपके 10 नंबर पक्के हैं। फिर इसमें 7वां क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सिलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट, यानी कॉन्सिलेशन जो सुलह का निपटारा करार चर्चा करनी थी यहाँ पे कि उसके बारे में बताना था कि वो क्या होता है। अगर जो आपने पढ़ा है तो भाई आपके फुल मार्क्स आए होंगे। मध्यस्थता पंचायत क्या होता है, उन आधारों पर चर्चा कीजिए जिन आधारों पर मध्यस्थता पंचायत को रद्द किया जा सकता है, यानी मध्यस्थता जो पंचायत होता है वो पहले बताना था क्या होता है, यानी अबॉर्ड जो अबॉर्ड होता है वो क्या होता है और उसको कैसे रद्द किया जा सकता है उस बारे में इसमें बताना था। तो ये थी भाई 3 जो बी में 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 करने थे बी सेक्शन में। अब सी सेक्शन की बात करूँ तो सी सेक्शन में है तो 9वां क्वेश्चन है इसमें ब्रॉडली एक्सप्लेन द डेफिनेशन नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। तो इसके जो है डेफिनेशन नेचर और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करनी थी और इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं कॉन्सिलेशन के उसके बारे में कहीं ना कहीं इसमें बताना था। तो इसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसमें मैंने कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्ट को देखा नहीं और ना मैं जल्दी में मैंने इसके ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया, मैंने केवल इसकी डेफिनेशन नेचर और इम्पोर्टेंस लिख के आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं नंबर काट सकते हैं। व्हाट आर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको बताना था कि भी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट होता है उसमें जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी क्या पावर्स होती है, तो इसके बारे में लिखना था। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन अबॉर्ड्स, यानी फॉरेन अबॉर्ड्स क्या होते हैं और व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इनफोर्स ऑफ फॉरेन अबॉर्ड, यानी वो फॉरेन अबॉर्ड्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से इन्फोर्स किया जा सकता है, तो इस बारे में कहीं ना कहीं लिखना था। What is the arbitration and conciliation? Explain the difference between arbitration और conciliation डिटेल, यानी arbitration और conciliation का डिफरेंस बताना था और वो क्या होते हैं उनके बारे में लिखना था। तो यही क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि भाई मुझे जो है लास्ट टाइम मैंने ये आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन का जो डिफरेंस था वो पढ़ लिया था, जिस कारण कहीं ना कहीं मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन मैं इसमें कर पाया, जो कि भाई बहुत ही ठीक लगा मुझे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे इसको ही पढ़ रहा था जब मैं कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर में जाने वाला था। तो इस कारण मुझे कहीं ना कहीं इसमें नंबर मिल सकते हैं। 13वें क्वेश्चन की बात करूँ, 13वां क्वेश्चन है इसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी 2 चीजें इसमें बताई गई जिन पर शॉर्ट नोट लिखना था। सबसे पहली है इसमें व्हाट टाइप ऑफ केसेस कैन बी डिवाइडेड बाय द लोक अदालत, यानी लोक अदालत में किस तरह के केस डिसाइड किए जाते हैं। और बी था इसमें रिगार्डिंग अ पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेटर, यानी आर्बिट्रेशन के क्या उनको जो प्रोविजन होते हैं अपॉइंट करने के वो बताने थे और कॉन्सिलेशन के क्या प्रोविजन होते हैं वो बताने थे। ये कुछ क्वेश्चन पेपर आया था जिसके बारे में आपको बताना था। सबसे पहले अगर हम अपनी बात करूँ तो कॉलेज का भी कहीं ना कहीं प्रेशर था कि एक फाइल तैयार करनी है और उसको आज ही चेक कराना है, यानी एग्जाम के बाद आपको सीधा कॉलेज जाना है और फाइल को चेक कराना है। तो फाइल के चक्कर में मैं कहीं ना कहीं इसको पढ़ नहीं पाया सही तरह से, और जब मैंने लास्ट टाइम पे इसको पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझे ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी मेरे समझ से बाहर हो गई थी। मैंने अभी 4 पेपर इससे पहले देखे यार, किसी में मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई किसी भी लैंग्वेज में, पर जितना मुझे एडीआर में तकलीफ हुई इसके सेक्शन पढ़ने में, इसके बारे में जानने में। अगर जो आप देखोगे आर्बिट्रेशन के ऊपर ही कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी होती हैं और आर्बिट्रेशन ही कहीं ना कहीं मेन था। आर्बिट्रेशन में ही ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आर्बिट्रेशन का आखिर पूछ क्या रहा है। अगर जो आपने देखा होगा आर्बिट्रेशन और मीडिएशन कहीं ना कहीं सेम से हैं और कॉन्सिलेशन भी कहीं ना कहीं सेम सा है, इनमें आपको बेसिक डिफरेंस भी बता पाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा पेपर पढ़ने में हार्ड लगा और देने में मुझे ईजी लगा, क्योंकि मैं थोड़ा पहले ही पढ़ चुका था, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा ईजी लगा। मुझे लगा था कि इसमें पूछे जाएंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या जो सेक्शन 7 का था। दूसरा मुझे लगा इसमें डिफरेंस पूछा जाएगा आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन और मीडिएशन का, तो इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस तो पूछा गया पर आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन में तो इतना हार्ड नहीं था बताने में। तीसरा था इसमें अपॉइंटमेंट एंड ग्राउंड्स ऑफ चैलेंजेस, यानी इसमें जो है अपॉइंटमेंट के ग्राउंड पूछ जाएगा या उसके चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं। और चौथी जो मुझे लगा था वो सबसे इंपॉर्टेंट लगा था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन पूछा जा सकता है, पर इसके बारे में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आए थे। इसलिए भाई मुझे ये पेपर बहुत ही ईजी लगा। अगर जो मैं अपनी बात करूँ कि मैं इस पेपर में कितने मार्क्स ला सकता हूँ,
तो मैं इसमें से 50 में से कहीं ना कहीं 37 के करीब नंबर ला सकता हूँ, जो कि एक अच्छे नंबर ही माने जाएंगे। ये 50% के हिसाब से है। इस तरीके की कुछ मैंने फाइल बनाई थी जो कि मुझे चेक करानी थी, और फाइनली मैं उसको चेक नहीं करा पाया, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें हमको बाइंडिंग करानी थी। बाइंडिंग कराने के लिए मैं शॉप पे गया था पेपर के बाद, पर मुझे शॉप खुली हुई नहीं मिली। फिर उसके बाद कहीं ना मैं कॉलेज भी गया था। कॉलेज में मुझे थोड़ी इसमें मिस्टेक्स बताई कि इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं लिखी। उसमें मुझे बताया था कि मीडिएशन के बारे में आपने नहीं लिखा, पर अगर जो आप देखोगे लास्ट लाइन में 30 नंबर में मैंने मीडिएशन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। मैंने उनसे कहा भी, पर उन्होंने कहा कि ये फाइल आपकी अधूरी है। फिर इसमें मैंने कुछ इस तरीके से जो फाइल मैंने बनाई है, अगर जो आपने इसकी फाइल के बारे में अभी तक नहीं देखा, सेम इसकी PDF से मैंने ये फाइल बनाई है। अगर जो आपने अभी तक इसके बारे में फाइल के बारे में नहीं देखा, मैंने किस तरीके से बनाई है, कौन सी वीडियोस बनाई, कौन सी PDF से बनाई है, तो मैं इसकी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से मैंने अपनी फाइल को डिजाइन किया है। इसके बाद में मैं कहीं ना कहीं फाइल की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख सकते हो किस तरह से मैंने फाइल को डिजाइन किया और किस तरह से मैंने इसको बाइंडिंग कराया और क्या क्या चीजें हैं जो इसमें शामिल हो। ये थी भाई आज की वीडियो। आपको कैसी लगे भाई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर